चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी के हालिया नतीजों की। पर रुकिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया। फैसला ये था कि ज्यादा माल भेजने पर नहीं, बल्कि हर शिपमेंट पर ज्यादा मुनाफा कमाने पर फोकस किया जाए। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये दांव आखिर कितना कामयाब रहा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह न समझा जाए। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले हमेशा एक पेशेवर सलाहकार से जरूर बात करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी असल में करती क्या है। ये LTL यानी लेस देन ट्रकलोड बिजनेस में है। अब ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये कंपनी एक ही ट्रक में कई अलग अलग ग्राहकों के छोटे छोटे सामान को एक साथ मिलाकर भेजती है। इससे होता ये है कि सबके लिए लागत कम हो जाती है और काम भी ज्यादा कुशलता से होता है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो असल में इसी एक लाइन में छिपा है। ये कहानी एक बहुत ही सोचे समझे फैसले की है, जहां कंपनी ने कुछ समय के लिए ग्रोथ को पीछे रखकर एक ज्यादा मुनाफे वाला भविष्य बनाने को चुना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जोखिम भरा दांव काम कर गया? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी की मार्जिन फर्स्ट स्ट्रैटेजी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि तीसरी तिमाही के नतीजों पर इसका क्या असर हुआ। हम इसके फायदे और जोखिम दोनों पर ही नजर डालेंगे। भविष्य के लिए मैनेजमेंट का प्लान क्या है ये जानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मेन स्ट्रैटेजी की जिसने सब कुछ बदल दिया, मार्जिन फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब है हर शिपमेंट में कितना कमाया ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कुल कितने शिपमेंट किए गए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? बहुत ही सीधे तरीके से। कंपनी ने जानबूझकर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ना शुरू कर दिया जिनसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, हर टन माल भेजने पर ज्यादा से ज्यादा कमाई करना। और इसका एक बड़ा फायदा ये था कि उनके पास करीब 5,700 गाड़ियों का अपना खुद का बेड़ा है। इसका मतलब वो कीमतों और सर्विस की क्वालिटी पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल रख सकते थे। चलिए अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का जमीन पर, मतलब कि आंकड़ों पर क्या असर हुआ। क्या ये जोखिम भरा कदम सच में सफल रहा? तो सबसे पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। पिछले साल के मुकाबले भेजे गए माल का कुल वजन, जिसे हम टन भार या टनेज कहते हैं, उसमें 9% की गिरावट आई। अब ये नंबर देखकर शायद लगे कि कुछ गड़बड़ है, पर असल में ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये तो कंपनी की सोची समझी रणनीति का सीधा नतीजा था। और अब देखिए सिक्के का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प पहलू। भले ही कुल माल कम भेजा गया, लेकिन हर टन पर होने वाली कमाई यानी रियलाइजेशन वो 10% बढ़ गई। मतलब साफ है, कंपनी ने कम शिपमेंट करके भी ज्यादा पैसा कमाया। और इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर दिखा। EBITDA मार्जिन, जो किसी भी कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट को मापने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो पिछली तिमाही के 19.7% से बढ़कर इस तिमाही में 20.9% हो गया। ये प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत ही जबरदस्त सुधार है। ये टेबल तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। जरा ध्यान दीजिए, कुल कमाई तो लगभग वैसी ही रही, लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के अंदर है। वॉल्यूम में गिरावट के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी PAT पिछली तिमाही से 30% बढ़ गया। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने ऊपर जो कर्ज था उसे भी 304 करोड़ रुपए से घटाकर 272 करोड़ रुपए कर लिया। तो अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन देखिए, हर स्ट्रैटेजी के साथ कुछ ना कुछ जोखिम तो जुड़े ही होते हैं। तो आइए अब पूरी तस्वीर को समझते हैं, इसके पॉजिटिव पहलू और आने वाले खतरे दोनों को। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो लिस्ट काफी मजबूत है। कंपनी ने एक शानदार मार्जिन हासिल किया, कैश फ्लो बेहतर बनाया, कर्ज कम किया और शेयर धारकों को 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देकर अपना भरोसा भी दिखाया। ये सब बहुत ही मजबूत संकेत हैं। लेकिन हाँ, कुछ जोखिम भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो वॉल्यूम कम हुआ है वो वापस कैसे आएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की बढ़ती सैलरी, नए निवेश पर होने वाला खर्च और फ्यूल टोल की कीमतों का उतार चढ़ाव, ये सब चीजें भविष्य में मुनाफे पर दबाव डाल सकती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि मैनेजमेंट का आगे का क्या प्लान है। इस मजबूत और मुनाफे वाले बेस पर वो वॉल्यूम को वापस कैसे लाएंगे,
चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि वो लगभग 20% के इस बेहतर ईबिडा मार्जिन को बनाए रखना चाहते हैं। ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है कि वो मुनाफे से समझौता किए बिना भी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए उनके पास एक प्रॉपर 3 स्टेप एक्शन प्लान भी है। पहला, वो अपने बेड़े में 500 नए ट्रक जोड़ रहे हैं। दूसरा, वो उत्तर और उत्तर पूर्व जैसे नए इलाकों में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं जहां वो अभी उतने मजबूत नहीं हैं। और तीसरा, इन सबके दम पर वो अगले फाइनेंशियल ईयर में वॉल्यूम में 10 से 11% की ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसके सबसे जरूरी टेकअवेज? आइए इसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि ये एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक फैसला था और ये काम कर गया। इसने कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत किया, कर्ज कम किया, कैश फ्लो बढ़ाया और अब कहानी का अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, ग्रोथ का चैप्टर, लेकिन इस बार मुनाफे के साथ। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये कंपनी वॉल्यूम और मार्जिन के बीच वो नाजुक संतुलन बना पाएगी? क्या वो अपनी मेहनत से कमाए हुए मुनाफे से समझौता किए बिना ग्रोथ की पटरी पर वापस लौट सकती है? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये विश्लेषण सिर्फ सूचना देने के मकसद से किया गया था। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।